Hello, friends. Good evening, all of you. And this is a series of ethics. और ये हमारा कंटिन्यूअस चलेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्लास 1 to क्लास कंप्लीट क्लास तक। ओके, सो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन रखना है। और इसमें भी यूट्यूब पर भी ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, एप्लीकेशन पे मिलेगा, बट एप्लीकेशन पे थोड़ा आपको ज़्यादा उसमें हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें हम एक्स्ट्रा कराते हैं, वो आपको यहाँ पर ना मिल पाए। तो उसके लिए एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द एथिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 4 मेंस। सो जिसके लिए आप जानते हैं कि ये हमारी स्कोरिंग है और इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एथिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस से चलेंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। अभी तक क्या था कि कई बार हमने छोटी क्लासेस या एक दो क्लासेस लेके कर देते थे कि जिससे कि बच्चों का एक ये रहे कि हाँ अब इसमें काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं हमारे और ये क्लास हमारी कंटिन्यूअस होने वाली है। तो इस वजह से हमने इसे सोचा कि अब बच्चों का जो है वो डिले ना हो क्लासेस और परमानेंट क्लासेस चलती रहे हमारी। जो डेमो क्लासेस थी वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। सो यहाँ पर इथिक्स में सबसे पहले जो डिस्कस हम कर रहे हैं, जो सिलेबस है बेसिकली जिसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे, तो वो है ठीक है। फर्स्ट तो आपको ये जानना है हाउ टू स्टडी द एथिक्स पेपर 4। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको विद इन 2 डेज या 3 डेज में अवेलेबल हो जाएगी, पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट मिलेगा। या फिर जैसे कि वीडियो खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपलोड कर देंगे, या हम पहले भी कर सकते हैं। तो वहां से आपको मिलेगा, लेकिन वो वहीं पर जाके मिलेगी जहां पर आप एप्लीकेशन पे जाके मिलेगा, इसके यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इसमें कैसे पढ़ना है, देन ये एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स, पहले तो हमें ये जानना है। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कैसे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, dimensions of ethics, values, attitude, aptitude, sorry, aptitude। एप्टीट्यूड के बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। देन आपको यहां पर मिलेगा जो इथिक्स, इसी का पार्ट है बेसिकली, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आएंगे आपके। और फिर है ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड जैसा आप पढ़ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। देन आपका फाउंडेशन वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, एंड इसके बाद आपकी सिविल सर्विस वैल्यूज हैं। देन सिविल सर्विसेज वैल्यूज, इसके बाद केस स्टडी। ये जो हमारी क्लासेस चलेंगी ये मैं आपको बता दूं कब तक चलेगा और कैसे रहेगा। ये 15 अगस्त तक में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये 15 to 20 अगस्त तक हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से हम पूरा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, that is ethics. What is ethics, and with the definition we will study about the ethics. So first of all you have to know what is the definition of ethics.
first of all we have to know what is ethics and morals, because in the earlier classes like in the 7th, 6th, 12th, 11th, you also studied about the moral science, moral values, morals, but doesn't know about the ethics. But ethics, now you have to understand, you have to study about the ethics. Why ethics is important, why not moral or not important. Ethics, why ethics is important? Because ethics आपको बताता है, ethics that is a societal judgment. It means universal judgment, universal law. Everybody should follow the ethics, ethical values. That is ethics. This is not individual. Ethics is not individual. Actually moral is an individual, but ethics is not individual. So this is the difference. Basically, ethics and moral both are the branch of philosophy. Both are the branch of philosophy. Because ethics raise the questions, reasons. Ethics ask the reasons. Ethics reason पूछता है. You should give the reason why it is right and wrong, what you are doing in your life, what you are taking action in your life. So every action and every work, every conduct is responsible to answer. So that's why ethics is very, very important. Ethics is most important things. So ethics is basically the branch of philosophy. In ethics you will study about the society, it means social. So sociology also will covered in this. Rules. In ethics we will study about the rules, regulations and articles. So it means polity. Political science also included in this. And philosophy. Because why it is right and wrong, that is also the main question. So that why it is important. And reasoning. Philosophy कैसे बनती? Philosophy, it is main reason is a philosophy, that is a reason. That is reasoning, you can say. Without reasoning, philosophy is nothing. Philosophy finds the answer of the questions. How? With the reason. Why? How? What? So philosophy answers the questions of the action of the man, human. जो सभी के हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करते. That is ethics. So basically ethics, so now you can say basically ethics is the simple language. In the simple language you have to study is the study of what is right or wrong. What is right or wrong in human action. Human action. That is ethics. I told you. And also ethics. Ethics is a basically moral, but moral plus reasoning actually is equal to philosophy, is equal to moral philosophy. A moral philosophy is called ethics. That is the ethics, meaning of the ethics. So ethics, basically this is the ethics. But now this is not individual. Ethics is not individual. You have to know ethics is not individual.
Why? Because everybody can judge you. You have to work according to society, according to universal law, according to constitution, not individually. So that is the ethics, that is the difference between them. Morality, basically, what is moral? If you want to know about the moral is individual. What you think it is right. I am doing right thing. It is right. That means morality. It is not ethicality. This is a morality, because what are you doing? But you are not concerning for anyone anything, and you are not asking to anyone, and you are not judging to yourself कि this is a right according to society, this is wrong according to society or not, but you are judging yourself. आप खुद को जजमेंट अपना जज कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि दिस इज अ राइट, आई हैव टेकन राइट एक्शन, सो देयर इज नो इश्यू एंड नो आई हैव नो रिग्रेशन. सो इट मीन्स कि आई एम वेरी वेरी परफेक्ट पर्सन, I am doing right things, there is no confusion. So that is, you are thinking only individuals, other person are suffering because of you, but you are saying ki I am not responsible for that person because I did my work, I know what is right and wrong, but that person is suffering. The reason is you. So you are thinking yourself, you are considering yourself only. So that is morality. It means ki ethics involve reasoning about what behavior society should consider right and wrong. Society should consider right or wrong. So that is the ethics. So I think you are getting my point, what I'm saying. That is the ethics actually. Suppose you are a bureaucrat, you are a lawyer, advocate, and your work, your duty is professionalism, and your duty is saying you have to win the case, but you know very well that person is guilty. So according to society, this is bad things. This is not a good thing, because the person is a very guilty, so that guilty person should be punishable. But according to you, your client, your guilty person, जो आपका है guilty person है, जो आपका client है, आपका काम क्या है? उसको जिताना है, उसको केस से, because your profession is saying that. तो कई बार conflict dilemma भी आता है, that is ethical dilemma. तो ऐसे डायलेमा भी आपके बीच में आएंगे, उन चीजों को भी समझना है, ठीक है. एंड मोरालिटी, डू नो आप मोरल क्या है? मोरल, व्हाट इज मोरल? दिस इज द मोरल, बेसिकली द पर्सनल principles on which judgments of right and wrong are based. How? Because what you think. आपको लग रहा है कि आप खुद से जजमेंट करते हो अपने प्रिंसिपल, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं. आप कहते हैं ना, मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरा एक सिद्धांत है कि मैं इस चीज में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा. दैट इज द प्रिंसिपल्स.
आपको लगता है मैं लाइफ में किसी के सामने सर नहीं झुका सकता, चाहे मैं गलत हूं चाहे सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हो। बट आप कह रहे हो कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगू। दैट इज योर प्रिंसिपल, दैट इज अ मोरालिटी, बिकॉज यू थिंक यू आर डूइंग राइट थिंग, बिकॉज योर प्रिंसिपल्स ऑन विच जजमेंट और राइट और रॉन्ग आपके जजमेंट पे काम कर रहा है। इसमें क्या है, इन्वॉल्व रीजनिंग तो है, लेकिन रीजनिंग कैसे इन्वॉल्व है इसमें? रीजनिंग इन्वॉल्व तो हो जाएगी, बट आप अपने अकॉर्डिंग आप उसके तर्क निकाल रहे हो, रीजनिंग अपने अकॉर्डिंग आप निकालो अकॉर्डिंगली। क्या आप यहां पर देखना चाहते हो कि इंडिविजुअली कितना आप वो हो, राइट हो कि नहीं? इंडिविजुअल पर्सनली आप अपने में बिलीव करते हो और उसको देखते हो, अपने एक्सपीरियंस से देखते हो, अपने वैल्यूज से अपने आप को जजमेंट देते हो कि नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस, माई वैल्यू इज लाइक दिस, मेरी वैल्यू बहुत है मार्केट में, सो व्हाट आई डिड, व्हाट आई डू, इट मीन्स दैट इज राइट थिंग, बिकॉज आई नेवर डू रॉन्ग थिंग्स एंड नेवर से सॉरी। मैं कभी सॉरी नहीं बोलता, कभी मैं गलत नहीं करता हूं, तो मेरा प्रिंसिपल्स है। हो सकता है आप गलत हो, सोसाइटी के हिसाब से गलत हो, बट आपका प्रिंसिपल अपने आप में आपको बना के रखता है। ये हमारा इसके, अब यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो आपको समझ आ रहा है, एक अनचेंजिंग है, एक चेंजेबल है, एक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंज होता रहेगा। ऑर्थोडॉक्स टाइम पे अलग होगा, अब मॉडर्न आ रहा है अलग है, मिडवल टाइप में अलग है, हर अकॉर्डिंग टू टाइम ये एथिक्स, एथिकल वैल्यूज, एथिक्स चेंज होता है। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी आपके अकॉर्डिंग चेंज होती है, दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो बेसिकली हमें इस चीज को समझना है कि कैसे चीजें हमारी ये मोरालिटी, मोरल्स जो है इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल काम कर रही, वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है। इफ यू हैव वर्क समवेयर, so you have to follow the company's rule, organization's rule, but in the morality, morals, आप अपनी चीजें फॉलो करते हो, दूसरे को फॉलो करने का नहीं करते हो, आप अपने बेस पे। ये सिचुएशन, एथिक्स सिचुएशनल बेस्ड है, सिचुएशन पे काम करती है, ये इंडिविजुअल है, सिचुएशन पे नहीं आती, ये सोसाइटी के हिसाब से काम करती है, बट ये नहीं करता सोसाइटी के, ये आपके इंडिविजुअल काम करता है। यहां पर आपको एक आपके ऑर्गेनाइजेशन लॉ के हिसाब से काम करती है, लॉ है यूनिवर्सल लॉ, लॉ यूनिवर्सल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन लॉ, कंपनी रूल एंड गवर्नमेंट लॉ, बट ये आपके सेल्फ रूल होते हैं, आपके खुद से, आपका जो पर्सनल कॉन्शियस होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिक के लिए, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, बट देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, you can take the responsibility of the public, you cannot take the responsibility because it's your personal views. तो बेसिकली these are the things. ऐसा नहीं कि इथिक्स रॉन्ग नहीं हो सकता, इथिक्स रॉन्ग हो सकता है, बट ऐसा नहीं, इथिक्स मैक्सिमम जो होता है वो सोसाइटी के हिसाब से चलता है। कई बार सोसाइटी भी रॉन्ग होती है, अपने लॉ बनाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिलोसफर भी आके बोल के गए हैं, जैसे कि वो कहते हैं नंबर 1 इज प्लेटो। प्लेटो सेड कि एवरी पर्सन हैज अ एथिकल वैल्यूज। कई बार उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने शो कर सकता है, कई बार नहीं मिलती है उसको, तो ये चीजें भी इस पे आती है, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल में नॉट बी ऑलवेज राइट, सोसाइटी टू, सोसाइटी भी नहीं हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती इस पर। तो दैट इज द थिंग्स, ठीक है। इथिक्स में इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिकल मेकिंग डिसीजन, आउटकम्स क्या है, इन सभी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। इथिक्स कहाँ काम आता है, इथिक्स कैसे काम आता है, इथिक्स किस किस जगह कैसे आपके केसेस पे काम आता है, वो आपको थोड़ा सा मैं यहां पर बता दूंगा। इथिकल केस स्टडी किस पे काम करेगा? नंबर 1 सिचुएशन बेस्ड, नंबर 2
इथिकल प्रिंसिपल्स, नंबर 3 इथिकल डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 आउटकम्स क्या है, नंबर 5 जो आपके ये ऐसे आउटकम्स रिजल्ट कैसा आ रहा है और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट, मेकिंग डिसीजन तो आ ही गया है, डिसीजन मेकिंग। तो अटेंशन इसकी ये बात है कि इसमें मोरल्स कनेक्ट होता है। आई सेड बिफोर द मोरल्स आर कनेक्टेड विद द पर्सनल बिलीफ सिस्टम अबाउट द राइट एज रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये भी चीजें हमें देखनी पड़ती है। एज ए सिविल सर्वेंट आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और अपनी चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि मेरा कैसा रिजल्ट रहा, मैं कैसे काम करता हूँ। ये कई बार इथिकल प्रिंसिपल्स की अगर बात कर लेते हैं, इथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, अब आपकी ड्यूटी है, अगर नहीं समझ पा रहे तो ड्यूटी टू द पब्लिक। मोरल में ऐसा नहीं है, मोरल में ड्यूटी आप अपने लिए करते हैं, ड्यूटी टू द पब्लिक। लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन। इथिकल डायलेमा, इथिकल डायलेमा, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें कैसे अगर ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन कैसे, इसी से आपकी वैल्यूज आएंगी, बढ़ेंगी आगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी ये जो प्रिंसिपल्स हैं रिफ्लेक्ट करती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें तो आपकी वैल्यू इफेक्ट पड़ती है, आपका प्रोफेशनलिज्म इफेक्ट करता है, आपकी ड्यूटी बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें शो होती हैं वहां पर, कैसे चीजें आपकी आ रही हैं, कैसी चीजें हैं यहाँ पर। तो हम इस चीज को भी एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो, इस समझने के बाद ethics not is only, ethics is a moral principles, it means values, also value plus reasoning आप कर सकते हो, या यहाँ पर moral principles भी कर सकते हैं, बट ये जब रीजनिंग जुड़ जाएगा तब इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इथिक्स का है। अब इथिक्स को समझने के लिए, इथिक्स कैसे ह्यूमन के साथ काम करते हैं, ethics and human interface, इसकी बात करें, देयर आर 3 थिंग्स, 3 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। नंबर 1 एसेंस, determination, determinants, and third consequences in human action, एक्शन के उसमें टाइम पर होना चाहिए। अब अगर हम एसेंस ऑफ एथिक्स की बात करें कि व्हाट इज दिस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल, आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेस एंड एथिक्स, बिकॉज हम उससे समझेंगे कि एथिक्स कितने टाइप का है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको समझते हैं। तो बेसिकली एसेंस ऑफ एथिक्स की अगर बात करते हैं, ये क्या है एक्चुअल में और कैसे हम इसको समझें, कैसी बातों को हम इसमें क्लियर करें। सो एसेंस एथिक्स, इट मीन्स कोर ऑफ द एथिक्स, समझ आ रहा है? इस अंडरस्टैंड द दोज फिलोसफीज गाइड द डिटर्मिनेंट्स राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताएं। ये हर एक चीज के बारे में आपको समझाता है, हर एक चीज के बारे में बताता है, हर एक चीज क्लियरली आपको समझाने का ट्राई करता है। एसेंस कैसा होता है, एसेंस ऑफ एथिक्स कैसी चीजें हैं, कैसे बदलती हैं, कैसे हमारी चीजें साथ में आती हैं, उस चीज को लेकर यहाँ पर हम आते हैं। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर
लेके चलता हूं एसेंस ऑफ एथिक्स का। इट मीन्स एथिक्स द सिस्टम ऑफ, एथिक्स क्या है, एसेंस ऑफ एथिक्स में आपको समझना है सिस्टम ऑफ इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड दैट गवर्न्स, ये क्या करता है, दैट गवर्न्स एक्शन एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल, भी हो सकता है इंडिविजुअल आर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी जगह काम कर सकता है हमारा, ये पोर्शन आ सकता है इसमें। ये कई बार ऐसी चीजें होती है, सिस्टम है ये एक इसका, जो एथिक्स का जो एसेंस है, ये आपको इंडिविजुअली आपके अंदर मोरल प्रिंसिपल्स लाता है। ड्यूटी की मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, आपके सेल्फ मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे 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 चेंज करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने में, एक्शन करने में, डिसीजन मेकिंग में आपके काम आता है। इट सर्व्स अ कंपास द डायरेक्ट्स, ये आपको एक तरीके से डायरेक्शन आपको बताता है किस डायरेक्शन में जाना है। कंसीडर करता है आपको कि आपको कौन सा चीज लेनी चाहिए, आपको बताता है कैसे आप कंसीडर करोगे, कौन सा एक्शन राइट होगा, विच एक्शन इज राइट और रॉन्ग। सो दैट काइंड ऑफ एबिलिटी आपके अंदर डालता है। तो ये चीजें हमारी एसेंस ऑफ एथिक्स की बात करें, व्हाट इज एग्जैक्टली, अगर मैं एसेंस की बात करूं, एसेंस ऑफ एथिक्स एग्जैक्टली व्हाट इज, तो एसेंस ऑफ एथिक्स मींस व्हाट इज एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज एथिक्स क्या है, एथिक्स एक्चुअल में क्या है, वो ये चीज बताता है एसेंस ऑफ एथिक्स। इट मींस कि मैंने जैसे बताया कि डिफरेंसेस, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंसेस, लेकिन उसके उसमें भी चूज करना भी बताता है कि उस टाइम पे कैसे चूज करना है आपको, टू डू व्हाट इज राइट, उसमें राइट है तो क्यों है, उसके लिए चूज भी करना है व्हाट इज राइट। इट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एसेंस, इट मीन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू एंड द प्रिंसिपल्स। ये आपकी पर्सनल लाइफ पर भी जाएगा, आपकी वैल्यूज, वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू, reflection of the values and principles and the society hold, societies hold, जो सोसाइटी ने होल्ड, उन सभी चीजों के लेकर आपको काम करना होता है। ये चीज हमें यहां पर समझा रहा है। एंड देन इट इज द हार्ट ऑफ, दिस इज द हार्ट ऑफ द एथिक्स कंसर्न ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा एक अच्छा इंसान बनोगे, वो ये बताता है एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस ऑफ एथिक्स कि अगर सोसाइटल नॉर्म्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स दे नीड एंड ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है, उस सभी चीजों को लेकर यहां पर बात करते हैं। इसमें नेचर कौन कौन से होते हैं उसके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एसेंस ऑफ एथिक्स में नेचर कौन कौन सा होगा, कैसी चीजें होती, क्या एक पॉइंट होगा, इसमें क्या क्या काम आएंगे हमारे, कैसे कैसे हम एसेंस ऑफ एथिक्स को कैसे जज कर सकते हैं कि ये एसेंस ऑफ एथिक्स है, उसके लिए क्या क्या ध्यान देनी होगी। पहले फर्स्ट नंबर 1 इज द नेचर ऑफ इथिकल जजमेंट। इसके लिए काम करता है, आपके अंदर एक जजमेंटल, इथिकल जजमेंटल आपके अंदर सेट होना शुरू हो जाता है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है तो आप ऐसा तो है नहीं, आपको उसके बाद धीरे 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 आपके क्या आएगा, दिमाग में आएगा, जब आप फॉलो करेंगे उसको आपके अंदर वो बैठ जाएगी सही गलत का, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आएगा। So ethical judgment are not arbitrary, they are grounded in reason, arguments, reflection, अगर बात करें इसमें reflection and on personal and societal values पर देखा जाए, preferences या taste के हिसाब से यह हो सकता है ethical judgment कैसे आ रहा है,
और यहाँ पर इमोशन, सोशल इंटरेक्शन, कवरेज, ये सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ सारे काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये आपका रिकॉग्नाइज करता है ईच इंडिविजुअल आपकी क्या कैपेसिटी है, एंड एक्नॉलेज आवर एक्शन हाउ इम्पैक्ट ऑन अदर्स, कैसे अदर्स पर हमारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, उस पर करता है इम्पैक्ट ऑन अदर्स। बैलेंस करता है चीजों को लेकर, बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Number third, essence of universal principles. Universal principles. Hi. So universal principles and contextual sensitivity, that is the part. इसमें this is the essence of involves the tension between the universal moral values and sensitivity of contextual factors के बीच में जो एक टेंशन बढ़ता है, उसके बीच में आपको हेल्प करता है, मिलने में या समझने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, फेयरनेस इसके साथ आता है। कैसे आपको इसके साथ करना है? फेयरनेस आएगा आपके अंदर, जस्टिस कैसे कर, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इन चीजों के बारे में हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इथिकल वर्च्यू, ethical virtue, number 4, ethical virtue. Ethical virtue is a deeply intertwined with the concept of virtue, qualities of character and the predispose individual on act morally. आप इसमें कहें courage, temperance, justice, wisdom, और not just the abstract ideal but practically attribute the guide individually. कैसे आप गाइड करते हैं, कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे चीज समझते हैं, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इसके बाद है हमारा, इसमें कैसे काम करता है, जो और आपका एसेंस ऑफ एथिक्स में है, द क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड फुलफिलमेंट, नंबर 5। नंबर 5 इज the quest for meaning and fulfillment. It means human quest for meaning, ethical living is not merely about the avoiding। अगर बात करें हम इसमें ये समझना है, इस चीज को ये जानना है कि ये पर्पस, वैल्यू एंड कनेक्शन कैसे होता है। दिस लाइफ दैट इज रिच, अगर इसमें आ जाता है rich in purpose, value and connection, you know very well what is the purpose of your life, what is the purpose of your job, what is the purpose of your action. If you understand these things, it means you are fulfilling the requirements of the public। ये सारी इस पे आ जाती है। So these are, अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये इसकी बात हो गई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स ये था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, basically it means what are the reason which make someone ethical।
It means what are the regions which make someone ethical. That is determinants of ethics. Determinants इस मीन्स आपका फैब्रिक ऑफ एथिक्स कह सकते हैं, like representing the determinants safe, moral, understanding, behavior, that kind of things. डिटर्मिनेंट्स क्या है, आपके इस चीज को कैसे इथिकल बनाता है, उसके बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसकी चीजें कैसे चेंज होती बदलती हैं, वो आपको इसके अंदर समझ आता है, उसी को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. जब आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए काम करते करते तो वो ठीक हो जाता है. ये आपके इसमें समझने के लिए, इसको बदलने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप बदल पाएंगे अपना डिटर्मिनेंट्स, जो इथिक्स कैसे ला पाएंगे अपने अंदर, कैसे चीजें ठीक कर पाएंगे. नंबर 1, कल्चरल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है. Cultural background. Why cultural background important for the ethics? Because cultural background, culture is the part of the society. Culture is the part of our life. What we are. ये हमारा पार्ट है लाइफ का, हमें बताता है हम कौन है, हम कैसे बिहेव करते हैं, सिविलाइज्ड करता है हमको. कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है. सपोज आपकी ड्यूटी कहीं लगती है ट्राइबल एरियाज में, बट आप नहीं जानते उस चीज को, नहीं समझते हैं आप उस चीज को, ये क्या चीज सही था क्या चीज गलत था. अब आपने अगर कल्चरल वैल्यूज नहीं पढ़ी हैं, आपको सोसाइटल वैल्यूज नहीं पता है, सोशल वैल्यूज नहीं पता है, आपको नहीं सिविलाइज्ड नहीं हो, आप सिर्फ किताबी कीड़े थे, आप नहीं जानते हो कि कैसे लोग, हाउ दे लिव एंड व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ, कह सकते हैं उनके फूड का या खाने का पीने का जो भी है, आप उनको अपने हिसाब से ट्रीट करोगे. आपको कल्चर बैकग्राउंड, इट मींस कल्चर बैकग्राउंड प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. कल्चर बैकग्राउंड इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है, प्राइमरी. ये बहुत जरूरी है किसी पर्सन के लिए अगर एथिकल होना है तो. यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट टू अदर्स, how to deal with, how to communicate with other person. कम्युनिकेशन स्किल्स यहां से डेवलप होता है, आपका रिस्पेक्ट लेना देना, आपकी वैल्यू बढ़ाता है, यहां से कम्युनिकेशन स्किल आता है. अगर ये नहीं होगा तो आप जाहिल गंवार जैसे नजर आएंगे. ये चीज आ जाने से आप जाहिल गंवार भी होंगे. आप पढ़ाई नहीं भी की है तो आप जाहिल गंवार नजर नहीं आएंगे, आप पढ़े लिखे नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, एक अच्छे इंसान समझ आएंगे. रीजन आदमी कहता है ना बड़ा एथिकल है, बड़ा सही बात करता है, पढ़ा नहीं है बट बहुत समझदार है, बहुत, क्योंकि उन्हें दुनिया देखी है, उसके हिसाब से वो उस वैल्यू को समझते हैं. कल्चरल डेवलप हुआ है उनका, सिविलाइज्ड है वो, सभ्यता है उनके अंदर. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स क्या सभी होते हैं उसमें से, जो देखा जाए एक्चुअल में सिविलाइज्ड नहीं होते, कि उनसे पता चलता है आपकी परवरिश कैसे हुई है, चीजें कैसे हुई हैं, तो परवरिश आपको बताती है. जैसे कई बार ऐसा होता है शादी के बाद कहते हो लड़की ससुराल में काम नहीं करती, या हो सकता है उसकी जो मदर इन लॉ है वो उतनी सिविलाइज्ड नहीं है कि मुझे अपनी बेटी के जैसे रखना चाहिए, या वो बेटी इतनी सिविलाइज्ड नहीं है कि अदर माँ है तो या मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ के लिए कैसे करती थी, इसके लिए कैसा, दिस इज द माई फैमिली. तो ये कैसे, इस चीज को लेकर नहीं वो माइंड में आ पाता उसके. आप इथिकली काम करेंगे, चीजें समझेंगे, जो थोड़ा बहुत एक सोसाइटी के जो रूल्स हैं, वैल्यूज, उनको फॉलो करेंगे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती कभी. थोड़ा बहुत होता है तो चलता है. एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड हैव यूनिक वैल्यूज. इसमें यूनिक वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज, ट्रेडिशंस, सोशल नॉर्म्स, ये हमें सिखाती हैं, आपके अंदर बिहेवियर लाती हैं, आपके अंदर बिहेव कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करना है, आपके जीने का लिविंग स्टाइल आपको बताता है कि कैसे रहना है, लिविंग स्टाइल, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं. आप यहाँ पर समझते हो कि कैसे हमें करना है, कैसे समझना है, कैसे चीजों को देखना है. बेसिकली
सो यंग आप होते हैं बचपन से लेके यहां तक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेंट्स में, एक कल्चर बैकग्राउंड। नंबर 2, कल्चर बैकग्राउंड के अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज, ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही है, पर्सनल वैल्यूज एंड मोरालिटी। मोरालिटी, पर्सनल वैल्यूज एंड मोरालिटी, सबस इंटरनल कंपास, ये चीजें क्या होती है ना, आपको अंदर से जो आती है ना फीलिंग्स, जो भी चेंज होती हैं, बिहेवियर, ये आपको वहां पर ना गाइड करती है। ये गाइड करने काम करता है। जब आप सोशल वैल्यूज को समझते हैं, कल्चरल आपको जाते हैं, तो फिर आपके अंदर ये इनबिल्ड होता है और आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके कल्चर को, आपके बिहेवियर को चेंज करना शुरू करता है। एटीट्यूड चेंज होना शुरू होता है, यहाँ पर आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है। सपोज आप अगर यहीं डॉक्टरी कर रहे होते तो आपका अलग बिहेवियर होता। आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अलग बिहेवियर है, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता है। कांस्टेबल का बिहेवियर देखोगे अलग होगा, वहीं पर आईपीएस का ऑफिसर का अलग होगा, इंस्पेक्टर का अलग होगा, आईएएस ऑफिसर का अलग होगा, डॉक्टर का अलग होगा। व्हाई? पॉलिटिशियन का अलग बिहेवियर होगा, बिकॉज वो उस चीज से डेवलप हो रहा है, उस चीज अपने अंदर ला रहा है। डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स इंक्लूड को अपब्रिंगिंग आपकी, ये कैसे आपकी यहाँ पर बढ़ती है, पर्सनल वैल्यूज मोरालिटी कैसे बढ़ती है, कहाँ से आती है, ये आपके कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के, इंक्लूडिंग फैमिली अपब्रिंगिंग। कई बार आपकी फैमिली से भी आता है आपके बिहेवियर। फैमिली अपब्रिंगिंग, कैसे आपकी बड़े कैसे हुए हैं, अपब्रिंगिंग, कैसे आपका पालन पोषण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नंबर 2, आपकी एजुकेशन कैसी है। लोग कहते हैं ना, कहाँ से पढ़े हो यार, कैसी बातें करते हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। तो आप यहां पर। नंबर 3, रिलीजियस बिलीफ। नंबर 4, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं चीजें, सोसाइटी, लॉ, ये सारी चीजें इसमें, पर्सनल वैल्यूज, ये सारी चीजें आती हैं। ये आपके चेंज करती हैं चीजों को लेकर, आपको बदलती हैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन सेफिंग एथिकल पर्सपेक्टिव। आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर चेंज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल। आपको ये आइडियाज देता है, आपको ये बताता है कि हमारे एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम में कैसा कल्चर चेंज हुआ है। कल्चर, उनकी वैल्यूज समझ आती है, लोगों की वैल्यूज एनालिसिस कराता है आपको, एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर डालता है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका होता है यहाँ पर, हर चीज के लिए समझने के लिए आपके अंदर एक कैपेसिटी आती है, आपके अंदर स्किल डेवलप होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसमें हर चीज के लिए क्वेश्चन उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल एंड प्रोफेशनल। नंबर 4, लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो होता है, आपका एक्सटर्नल फ्रेमवर्क जो होता है, लीगल एंड प्रोफेशनलिज्म जो आता है, आपका एक्सटर्नल जो दिखाते हैं, जो दिखता है, वो बिहेवियर को चेंज करता है। आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आपके अंदर मोरालिटी कुछ और थी पहले, एथिकल वैल्यूज कुछ और थी। आप आईएएस बनने के बाद, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद, आपके जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, आपके चलने पर, आपके बोलने पर, आपके किसी से आंसर देने पर, जो आपके चेंजेस आते हैं,
These are legal and professional standards. क्योंकि you are a professional person when you are on duty. You will work according to rule and regulation, according to law, according to government rules. अब अपने हिसाब से काम अब नहीं करेंगे, तो इसे प्रोफेशनलिज्म, ये आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इसके अंदर आ जाएगा. कोड ऑफ एथिक्स, विच इज राइट, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको काम करने के लिए, जिससे ट्रस्ट ऑफ पब्लिक बिल्ड हो. ये कैसे बिल्ड होगा, इन चीजों को समझने के लिए यहां पर आता है. So it means adherence to these standards is often seen a baseline of ethical conduct and these things, ये सारी चीजें. Next point 4, number 5. Number 5, social influence. And peer pressure. And peer pressure. इसमें सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड पीयर प्रेशर्स कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एथिकल बिहेवियर. आपका सोशल इन्फ्लुएंसेस आपको कई बार ऐसा हो जो सोसाइटी में है वो आपको कई बार आपको डिप्रेस्ड भी करता है, कई बार आपको सही दिशा पे भी लेके जाता है. सोशल वैल्यूज बहुत है. डिजायर है फॉर एक्सेप्टेंस, आपका कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस. अप्रूवल, सोसाइटी यहां पर अप्रूव कर रही है आपको कि आप ठीक पर्सन हो कि नहीं आपके बिहेवियर से. अप्रूवल. बिलोंगिंग, आप इंडिविजुअली कैसे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या काम, यहां पर आपको वो ठप्पा लगा रहे हैं, ये पर्सन बड़ा अच्छा पर्सन है. जब भी आपसे मिलेंगे, लोग दूसरे से मिलेंगे तो बोलेंगे मैं उसका फैन हूं. क्यों फैन है, क्योंकि सोसाइटल इंपैक्ट आपका जा रहा है. कई बार आप सोसाइटी से सीखते हो, आपको देखकर बाकी लोग सीख रहे हैं, वो भी सोसाइटल एक्सेप्टेंस है. आपसे वो सीख रहे हैं, आप सोसाइटी को समझ पा रहे हो. तो इसमें सोशल वैल्यूज आपके, सोशल मीडिया ऐसा आज की डेट में सोशल मीडिया इसमें काम कर रही है. कई बार हम सोशल मीडिया से, मूवी से सीखते हैं. सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें लाइक फिल्म, जो भी चीजें आती हैं वो भी यहां से सिखाती हैं, आपको बताती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस बिलीफ. एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस. आप देख लो, इससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. नंबर 6 पॉइंट, यहां से आपको अंदाजा लगता है कौन कैसा पर्सन है कैसे नहीं है. यहां से आपको बहुत सारे रिलीजियस होगा तो हमेशा धर्म कर्म की बात करेगा, सही बात करेगा, गलत सही को बताने का ट्राई करेगा कि भैया देखो ऐसा है. रिलीजियस बिलीफ एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन प्रोवाइड मोरल गाइडेंस. अंदर आत्मा शुद्ध होती है, ये बियॉन्ड द वर्ड है. रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन मीन्स बियॉन्ड द वर्ड. दैट पर्सन आर सर्चिंग, दैट काइंड ऑफ पर्सन्स आर सर्चिंग इनर पीस. ये आपको इनर पीस लाता है एंड ये बताता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रिलीजन. कैसे ठीक और कैसे गलत है, कैसे चीजें बदलती हैं, यहां पर इस चीज को है. तो यहां पर रिलीजियस बिलीफ आपकी स्पिरिचुअल या आपके मोरल गाइड करता है, आपको प्रोवाइड करता है. क्या? मोरल गाइडेंस. मोरल बिलीफ एंड राइट एंड रॉन्ग का आपके वर्च्यू, सिन है ना, बून एंड कर्स को बताता है. बून एंड कर्स क्या है आपको बताते हैं ना, अगर इसमें जाओगे तो नरक में जाओगे, इसे करोगे तो आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा. ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके उसमें आ रही. पुण्य पाप का जो समझ आता है ना, वो यहीं से समझ आता है, वो यहाँ से स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है. आज देख लो, आज के डेट में बहुत सारे लोग बाबा इस समय चल रहे हैं. प्रेमानंद महाराज जी हमेशा सही, प्रेमानंद जी महाराज बड़ा प्रैक्टिकली बड़ी अच्छी चीजें बताते हैं, जो मथुरा से है, कि क्या सही क्या गलत बताते हैं, कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, आपको किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने काम में लगे रहो, जब टाइम मिले जप लो. स्पिरिचुअलिटी है, उनको लगता है क्या सही, वो सही गलत का मतलब बता चुके हैं. बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो नहीं जानते मतलब. बहुत सारे देख लो, कोई पर्चा निकाल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को बुला के मार रहा है, कोई अलग ही. आसाराम बापू लोगों को देख लो, अलग ही टाइप का.
तो ये एक डिफरेंट फेथ है, बेसिकली फेथ के ऊपर काम करता है, और फेथ की वजह से हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि जो हुआ है एकदम राइट हुआ है, सही हुआ है। हम गीता क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है एकदम सही कहा है, ये लाइफ जीने का मैनुअल है और ये बहुत बेस्ट चीज है। हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, कुरान क्यों पढ़ते हैं? ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सिचुएशनल फैक्टर नंबर 7, सिचुएशनल फैक्टर्स, ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग का काम यहाँ पर करता है। आपको अंदर अंदर ये चीजें आती हैं, जब डिटरमिनेंट्स होता है तो आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग का एक आपके अंदर बिल्ड हो जाता है चीजें, और आपको मालूम होता है कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ से समझ आती हैं हमें। जब ऐसी चीजें हमें समझ आती, यहाँ पर रीजनिंग हाइलाइट्स क्या है, डिसीजन आपके हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंस, कंसीडर द बॉर्डर, कैसे आप इसमें ब्रॉडर कैसे आप ले रहे हैं, कैसे कल्चरल पर्सनल वैल्यूज एजुकेशन, कैसे इन चीजों को यूज कर रहे हो, सभी चीजों को यूज करके यहाँ सिचुएशन फैक्टर में आप लेकर रहेंगे। हर चीज को उठा के सिचुएशन फैक्टर में डाल देंगे, जिससे आपको सही गलत का पता चलेगा, अच्छा बुरे का पता चलेगा। आप हर चीज अपनी इंटेलेक्चुअल जो आपके अंदर है, आप इंटेलिजेंट हैं, उसको यूज करेंगे, इमोशनली यूज कर सकते, सोशल वैल्यू सोशल एथिक्स को यूज करेंगे, आप सोशल कल्चर को यूज करेंगे, इसमें एजुकेशन अपनी यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है डिटरमिनेंट्स हो गया। नंबर 3, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। इसका मतलब है व्हाट हैपेंस इफ समवन इज एथिकल, क्या होता है जब एथिकल होता है आदमी। व्हाट हैपेंस इफ समवन इज एथिकल, अगर कोई एथिकल है तो वो क्या होगा। कंसिक्वेंसेस इन ह्यूमन एथिक्स कह सकते हैं फॉर बियॉन्ड द इमीडिएट आउटकम्स इंडिविजुअल डिसीजंस। इट मीन्स कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिकल बिहेवियर रिपल थ्रू वेरी लेवल ऑफ सोसाइटी, इस पे काम करेगा, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल लाइफ, सेविंग कम्युनिटीज, पर्सनल लाइफ, सेविंग कम्युनिटीज, impact the global stage, ये सारे। अब मैं इसे एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला इसमें काम कैसे होता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे ये क्या होता है इससे। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग उमेश। नेक्स्ट, इसमें पर्सनल इंटीग्रिटी, इसमें पहला फर्स्ट नंबर इज पर्सनल इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। पर्सनल इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, पर्सनल इंटीग्रिटी, इथिकल बिहेवियर इनहांस पर्सनल, इथिकल बिहेवियर जो होता है आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी है, जो आपकी ताकत है, आपकी सत्यनिष्ठा है, आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, इस चीज को इनहांस करता है। इथिकल बिहेवियर ऑलवेज इनहांस करेगा, इसको इनहांस करेगा एंड बिल्ड करेगा रिलेशन, बिल्ड ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, बिल्ड द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस पे, पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। इंडिविजुअल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स, फेयरनेस इसमें आ जाएगी आपके अंदर, कितने आप फेयर हैं, ऑनेस्ट कितने हैं। इंटीग्रिटी का मतलब यही, ऑनेस्ट फेयर कितने हैं आप हर चीजों को लेकर, कितने प्रोफेशनलिज्म है, कितनी आप सोसाइटल वैल्यूज सोशल वैल्यूज को मानते हैं, कितनी पर्सनल वैल्यूज है आपकी, ये सारी इसमें पर्सनल वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगे, प्रोफेशनल वैल्यूज आ जाएंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है सोशल हार्मनी and cooperation।
एट द सोसाइटल लेवल अगर देखा जाए, सोसाइटल लेवल, ethics plays a crucial role in maintaining the social harmony and promoting cooperation. इसको मेंटेन करने का काम करता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रिज का काम कर रहा है। यहां पर आपके मेंटेन सोशल हार्मनी एंड प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन, यहां पर एथिकल नॉर्म्स बताता है ये, एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज गाइड द बिहेवियर वेज, आप कैसे, आपका वेलबींग कैसे होगा, आपको कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सोसाइटी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लोगों। कई बार ऐसा होता है किसी का हैरेसमेंट, किसी का शोषण वहां पर आपके ऑफिस में हो रहा है, बट आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो उसका नहीं ध्यान देते, लेकिन साथ ही साथ सोशल हार्मनी को भी, सोसाइटल हार्मनी को भी हमें ध्यान देना है, नॉर्म्स को ध्यान देना है, सोशल हार्मनी को भी ध्यान देना है, आपको लोगों के लिए भी ध्यान देना है कि क्यों गलत कर रहा है, आप उसका सपोर्ट कर सकते हो इथिकल वे पे, लीगली आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक prosperity. Economic ethical conduct in business and economic activities contributes to economic prosperity, आपकी बढ़ाती है, चीजें लाती है आपके अंदर, ट्रस्ट लाती है, फाउंडेशन ऑफ द, यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर अगर इथिकल वैल्यूज हैं या एथिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर काम सारा कैसे होगा, एकदम फेयरनेस के साथ होगा, और यहाँ फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड फेयरनेस। कहते हैं ना, इसके साथ बिजनेस करके मजा आता है यार, ये 1 रुपए का इधर उधर नहीं होता है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए 1 रुपए का इधर उधर का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, अकाउंटेबिलिटी, यू नो वेरी वेल अकाउंट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद आंसरेबल, विद आंसर्स कह सकते हैं। आंसर के साथ साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं चीज, यहां पर इसका नाम देते हैं, इस चीज को समझते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नंबर 4, environmental sustainability ethics also has significant implications for environmental sustainability and ethical considered such as respect nature, responsibility for future, ये सारी चीजें हैं। गाइड द एक्शन, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, आप कैसे काम करें, आप पढ़े लिखे हैं तो इन चीज़ों को देखेंगे क्या हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नेचर की ज़रूरत है, कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए आप देख लो कि जब से ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन हुआ फर्स्ट टाइम, उसके बाद से हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, फिर इसके बाद जिनेवा कन्वेंशन, फिर इसका COP 1, 2, 3 ऐसे करके चलता गया, अभी लास्ट ईयर COP 28 हुआ। ये क्यों हो रहा है, क्यों हर साल बदल रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें ऐसा फ्यूचर के लिए हमें कितना रिसोर्सेज, कितना इन्वायरमेंट बचा के रखना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम जीनेंगे नहीं, बेकार हो जाएगा, हमारा जीना ही बेकार है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है, इन चीजों को समझना है माय डियर। तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है जो ये आपके लिए काम करेगा यहां से, ठीक है, यहां पर बढ़ाएगा। जनरेशन गाइड, आपको अगली जनरेशन को कि भैया ये नहीं करना है, हमें अभी ये पेड़ नहीं काटने, जैसे हिमालय को हम क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करते, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन ने रोक के रखा है। हम नहीं चाहते कि, क्योंकि हमें एक डेवलपमेंट बड़ा हमारे माइंड में बैठ चुका है, डेवलपमेंट चाहिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट, पैसा 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 पैसा, लेकिन जब इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो पैसा किस काम, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मर जाएंगे सभी के सभी।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, रेन होगा, एसिड रेन बढ़ेगी, धीरे धीरे ओजोन डिप्लेशन होगा, लोग कैंसर होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे, ये सारी चीजें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटिगेट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा चीजों को। एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट कंजर्व करना पड़ेगा कि नहीं, इन्वायरमेंट के लिए बचाना पड़ेगा कि नहीं। प्रोजेक्ट के साथ साथ ये भी जरूरी है हमारा, ऐसा नहीं कि हम सब चीजों को काट डालें, तो हमें इन्वायरमेंट का बड़ा ध्यान देना, उसको प्रमोट करना होगा, लोगों को बताना होगा एजुकेशन में लोगों को कि काटना नुकसान है बहुत। आप देख लो आजकल हमें ड्रॉट के बड़े केसेस मिल रहे हैं, रीजन इज फ्लड के बहुत केसेस मिल रहे हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, इसका डिग्रेडेशन, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम इसको, तभी तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। हम इस चीज को, इसमें डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसा डिसीजन लेंगे, कैसे इसको आप प्रिजर्व कर पाएंगे। नंबर 5, ग्लोबल जस्टिस एंड पीस। ग्लोबल जस्टिस एंड पीस। ग्लोबल जस्टिस पीस की बात करें तो ये एक ग्लोबल के, अगर हमारे जो इथिकल प्रिंसिपल्स, जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इथिकल प्रिंसिपल्स लाइक आदमी के अंदर, इनमें ग्लोबल पीस जस्टिस कैसे आएगा, ये आदमी के अंदर इनबिल्ड होना चाहिए। ये किसने बोला है ऐसा, प्लेटो ने कहा है, एंड कार्ल जंग ने भी बोला है इस चीज को। उन्होंने कहा है कि एक काम करो कि ये ह्यूमन, एक इक्वालिटी सभी के अंदर आ जाना चाहिए, इसका मतलब तभी तो आप ह्यूमन हो, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड एफर्ट्स एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उनको हमें ठीक एड्रेस करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा ग्लोबल चैलेंजेस को। आप देख लो अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर, फिलिस्तीन इजराइल, यहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ पर काम कर रहा है। अगर हम ह्यूमन राइट की बात कर लें, सभी की ह्यूमन इक्वालिटी की बात कर लें, तो फिर हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है। अगर हम मान लें कि सभी के लिए सेम वैल्यू है, सभी के लिए सेम चीजें हैं, तो कैसे डिस्टरबेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, चीजें सब कुछ ठीक चलेंगे, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन हो क्यों नहीं रहा, रीजन ये है कि हम उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जब हमारे पे आता है तो हम बोलते हैं ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, बट दूसरे के साथ होता है तो नहीं समझते हैं। उस चीज को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो बेसिकली ये हमारे चीजें थी ह्यूमन इंटरफेस एंड एथिक्स के बारे में। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आप उसमें पढ़ सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, सॉरी आपको पढ़ के आना है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, ये हम कल कवर करेंगे। यानी ये 10 to 12 लेक्चर में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है कि होगा कि नहीं होगा, ये 10 से 12 दिन का काम है, लगातार क्लास चलेगी, आपको सारा कुछ हो जाएगा। फिर इसके बाद केस स्टडी भी हो जाएंगे, उसी में सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज इसमें आएंगी, एंड इसके बाद फिर हम इसमें आपका जो मैंने बताया कि डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, एंड हो सकता है इसके साथ साथ हम एटीट्यूड भी कवर कर लें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।